दोस्तों नमस्कार। जब खुद पर आती है असल खेल तभी होता है। और यह खुद पर आने का खेल पहली बार उत्तर प्रदेश में एक तरफ अखिलेश यादव पर है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पर है। यह खुद पर आने का खेल है क्या? दरअसल विधानसभा के चुनाव तो है नहीं, ना ही लोकसभा के चुनाव हैं। महज 9 सीटों पर उपचुनाव है और एक सीट का उपचुनाव बाद में होगा। लेकिन सवाल है 9 सीटों में ऐसा क्या पेच है जिसके बाद अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा या फिर योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक छलांग, दोनों पर सवालिया निशान है। और वह भी महज 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीट को लेकर। असंभव सा यह लग सकता है, लेकिन यह खेल वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि इस खेल में राहुल गांधी कहीं नहीं है, क्योंकि इस खेल में दिल्ली की बीजेपी यूनिट यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं नहीं है। यानी जो बिसात राजनीतिक तौर पर बीजेपी की तरफ से अमित शाह और मोदी बिछाते थे, इस बार उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने बिछाई है और उन्हीं का भविष्य दांव पर है। आप भी सोच रहे होंगे यह भविष्य का मतलब होता क्या है? वह तो मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में कौन सा भविष्य का दांव इस 9 सीटों को लेकर लग चुका है? दरअसल आरएसएस बड़ी लंबी छलांग योगी आदित्यनाथ के आसरे लगाना चाहता है। दरअसल बीजेपी के भीतर जो सवाल दिल्ली की सत्ता को लेकर उठ रहे हैं और इस दौर में डगमगाती इकोनॉमी और शेयर बाजार के लड़खड़ाने के बाद वह तबका जो बीजेपी के भीतर कई सवालों को करने लगा है, उनकी नजर में आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ ही नायक हैं। तो बीजेपी के भीतर के सवाल हो या आरएसएस के सवाल हो, योगी आदित्यनाथ इस वक्त उनके लिए नायक हैं। लेकिन अगला सवाल तो यह है कि यूपी कोई गंवाना चाहेगा नहीं, और 2027 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले यही 9 लोक विधानसभा की सीटें जो हैं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद की, उसको लेकर जो राजनीति क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, जातीय समीकरणों के आश्रय और शायद ओबीसी के जरिए यानी जो पिछड़ा तबका है उसके आश्रय जिस राजनीति को साधने की कोशिश अब शुरू हो चली है, वो वाकई खुद पर आई है तब बात समझ में आई है। अभी उस नारे पर मत जाइए कि बटेंगे तो कटेंगे या फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अभी उस नारे पर नहीं जाइए, बल्कि यह समझिए कि भारत में असल सच जाति है और जाति की राजनीति कोई आज से नहीं, अरसे पहले राम मनोहर लोहिया भी जब उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने पहुंचे तो उन्होंने यही लकीर खींची थी और इसी लकीर के सिरे को एक वक्त मुलायम सिंह यादव ने पकड़ा, एक वक्त कांशीराम ने पकड़ा और एक वक्त कांग्रेस के हाथ से जब फिसलती चली गई परिस्थितियां तो एक वक्त गोविंदाचार्य ने इस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र बीजेपी के भीतर किया। बीजेपी ने उस वक्त आंख खोली नहीं और फिर छत्रपों की सत्ता उत्तर प्रदेश में लहलहाने लगी। वो मुलायम सिंह यादव का दौर हो या फिर मायावती का दौर हो, इन तमाम परिस्थितियों में ना कांग्रेस टिकी ना बीजेपी टिकी। लेकिन इस बार सवाल तो यह है कि वाकई 2024 के चुनाव में जो झटका बीजेपी को लगा है और जो जीत अखिलेश यादव ने हासिल की है, उसके पीछे कहीं वह ओबीसी तबका है जिसने पूरी राजनीतिक मिजाज को उत्तर प्रदेश में बदल डाला है। तो पीडीए को लेकर जो राजनीतिक परीक्षण करने अखिलेश यादव निकले हैं, उसमें इस वक्त उनके साथ इंडिया गठबंधन नहीं है। और इंडिया गठबंधन का मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। अपने बूते 9 सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यानी राजनीतिक तौर पर इन 9 सीटों में से 5 सीट, जो 10 सीट थी उसमें से 5 सीट एक वक्त समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार अपने बूते और अपने बूते से पहले लोकसभा सीटों में जो 37 सीटें जीत ली, उसमें से 25 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के जीते हैं। तो पीडीए इतना भारी पड़ गया बीजेपी के, तो उसने भी अपना पीडीए बना डाला। उसने भी पिछड़ों को जगह दी, दलितों को जगह दी, लेकिन जो ए से अल्पसंख्यक होता है उसकी जगह अगड़ी जाति ले आई। यानी उसका अपना पीडीए और बीजेपी का अपना पीडीए। और इस 2 पीडीए की लड़ाई का मतलब बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ के पीछे जो दाव संघ और बीजेपी के भीतर के अंदरूनी तौर पर अलग अलग गुट लगाए हुए हैं, और हर कोई यह मानकर चल रहा है कि एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे ने उस उग्र हिंदुत्व को या उग्र हिंदू राजनीति को बढ़ावा दे दिया है जो आने वाले वक्त में बीजेपी को राज करवाएगा। यानी भारत की राजनीति में दोबारा बीजेपी के तेवर उसी तर्ज पर लौट आए, इसका राजनीतिक प्रयोग यूपी की इस 9 विधानसभा सीटों पर ही होना है। और दूसरी तरफ अपने बूते
अपने तरह से लड़ाई लड़ रहे अखिलेश यादव की यह राजनीतिक परीक्षा है, एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें उन्हें तय करना होगा अगर वो नहीं जीत पाए तब क्या होगा, और जीते तो उसके बाद उनका वर्चस्व कांग्रेस को कितनी जगह देगा यह भी तय हो जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। और शायद यही बड़ी वजह है कि दिल्ली से 36 का आंकड़ा लखनऊ का है बीजेपी के भीतर, और इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और उनके अपने छत्रप नेताओं का शोर अपने बूते अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की दिशा में बढ़ना चाहता है। और शायद यही वो वजह है कि पहली बार इसी पीडीए को लेकर अपनी सफलता अगर अखिलेश यादव ताना बाना बुनते नजर आए तो बीजेपी ने भी ताना बाना पीडीए के आश्रय दिया और ओबीसी यानी पिछड़े तबके को 4 विधानसभा सीटों पर उतार दिया। यानी खुद पर आया मामला तो सवाल बटेंगे तो कटेंगे से आगे निकलकर कहीं पर ओबीसी को टिकट देना है, कहां पर दलित को देना है, कहां पर अगली जाति को देना है, यानी जातीय समीकरण के आश्रय उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश उस नारे के तहत जिस नारे में हिंदू समाज को ना बंटने की प्रेरणा देने की कोशिश की गई, प्रेरणा नहीं दांव खेला गया। और दूसरी तरफ उसके ठीक समानांतर खुले तौर पर कहा दिया गया, वह भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के जरिए, कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी ये जुड़ने का मतलब वही पीडीए है जिस पीडीए के दायरे में पिछड़ा भी है, दलित भी है और अल्पसंख्यक समुदाय भी है। तो आइए एक एक सीटों के परीक्षण को और मौजूदा वक्त की उस राजनीति की परिस्थितियों को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और अमित शाह और मोदी दूर हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव है और कांग्रेस कहीं नहीं है। प्रियंका तो अपना चुनाव लड़ रही है वायनाड में, राहुल गांधी भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं प्रचार के लिए, महाराष्ट्र भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, लेकिन उनकी फेरिस्त में अभी तक उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। तो इन नारों को परख लीजिए, ये नारे सतही सही, लेकिन भविष्य की राजनीति किस दिशा में उत्तर प्रदेश से निकलेगी यह तय कर देगी। इन नारों के अक्स तले कोई भी यह सवाल कर सकता है, क्या वाकई बीजेपी को या योगी आदित्यनाथ को इसी नारे के इर्द गिर्द उस बिसात को नहीं बिछाना था जिसकी आस आरएसएस और बीजेपी के वह कैडर लगाया हुआ है कि आने वाले वक्त में यही नारा काम करेगा, और यही नारा आने वाले वक्त में नहीं बल्कि बीजेपी को एकजुट करेगा। और जो राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की या राहुल गांधी के जरिए जो जातिगत मतगणना का जिक्र हो या पिछड़ों या कहें दलित या कहें हाशिए पर पड़े हुए तबकों को मुख्य धारा में लाकर जिस समाजवादी सोच को परोसा गया, उससे हटकर योगी आदित्यनाथ जब यह कहने से खुले तौर पर कतराते नहीं हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसका जिक्र होते होते प्रधानमंत्री अपने भाषणों में भी करने लगे, एकता रहेगी तो ही तो सेफ रहेंगे, यह मैसेज कोई हल्का नहीं है। यह आने वाले वक्त में बीजेपी की उस राजनीति को इंगित कर रहा है जहां पर उसको अपने भविष्य के पैर नजर आ रहे हैं सियासत की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन अगला सवाल यह है कि अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ का भविष्य इन 9 सीटों में इसलिए अटका हुआ है क्योंकि अगर वह सफल हो नहीं पाए तो फिर 2027 उनके हाथ से निकल जाएगा। उनके हाथ से निकल जाएगा, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो साख उनकी मौजूदा वक्त में दिल्ली को टक्कर देते हुए, उत्तर प्रदेश को बचाते हुए, बीजेपी के सामने एक नया मंत्र देते हुए है, सवाल उसका भी होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार पिछड़ों को लेकर वह इतनी बेचैन क्यों हो गई कि उसने समझ लिया दरअसल लोकसभा में अगर 25 सांसद समाजवादी पार्टी के पिछड़े से आते हैं तो इसका मतलब है पिछड़ों में सेंध लगानी होगी, उनका अपना वोट तो बरकरार रहेगा। और इस खेल को उन्होंने चला जैसे करहल की सीट जो मैनपुरी के इलाके में, जहां से अखिलेश यादव के परिवार से ही उतरते हैं तेज प्रताप यादव मैदान में, उनको चुनौती देने के लिए बीजेपी अनुजेश यादव को उतारती है। यानी यादव वोट बैंक भी समझ ले कि उसके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता राजनीतिक सत्ता के साथ साथ यादवों को भी लेता है, और दूसरी तरफ यादव और ओबीसी दोनों समझ लें कि दोनों एक साथ रहेंगे तो यह पीडीए कमाल दिखा सकता है। लेकिन सवाल तो बीजेपी के उम्मीदवार अनुजेश यादव का है जिसे उतारने की जरूरत करहल में बीजेपी को क्यों पड़ी। सवाल सिर्फ करहल नहीं बल्कि कटहरी जो कि अंबेडकर नगर की सीट आती है उसके दायरे में आइएगा तो बीजेपी ने वहां पर समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा के खिलाफ
बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उतारा है। दरअसल इस जगह पर कुर्मी और निषाद वोट लगभग बराबर हैं और ये लालजी वर्मा जब सांसद हो गए तो यह सीट खाली हो गई। अब बीजेपी ने यहां धर्मराज निषाद को उतारकर एक मैसेज और दिया, ओबीसी के वोट बैंक में वह सेंध लगाना चाहती है। ओबीसी जो खुले तौर पर साथ में रहा इंडिया गठबंधन के या समाजवादी पार्टी के साथ, वह कहीं से कहीं अब बट जाए। और यह परिस्थिति वहां से निकलकर फूलपुर में भी बीजेपी के उम्मीदवार का नाम दीपक पटेल है। यहां पर भी ओबीसी का दाव है। मंझवा की सीट देखिएगा तो वहां भी सुचित्रा मौर्य को उतारा गया है, जो बीजेपी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की ज्योति बिंद के खिलाफ हैं। यानी एक पूरी परिस्थिति जो 4 सीटों का हमने जिक्र किया, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का अपना पीडीए है और बीजेपी की अपनी इस दौर में पिछड़ों को लेकर एक राजनीति है। मीरपुर की सीट आरएलडी को दी गई है, जिन्होंने मिथिलेश पाल को वहां से उतारा है, और सिसमाऊ कानपुर की जो सीट है वहां पर नसीम सोलंकी को बीजेपी ने उतारा है। लेकिन इससे हटकर अगर समाजवादी पार्टी को भी आप परखेंगे तो उसने ओबीसी को 3 टिकट दी है। समाजवादी पार्टी ने ओबीसी को 3 टिकट दी, बीजेपी ने ओबीसी को 4 टिकट दी, और दलितों को 2 टिकट दी समाजवादी पार्टी ने, लेकिन 4 मुस्लिमों को टिकट दी। एक भी मुस्लिम को बीजेपी ने टिकट नहीं दी। लेकिन अगर 4 मुस्लिम को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी तो उसके काउंटर में 4 मुस्लिमों को टिकट मायावती यानी बीएसपी ने भी दी, बहुजन समाज पार्टी ने भी दी। अब बहुजन समाज पार्टी की भूमिका कुछ क्षेत्रों में जीत हार को लेकर तो नहीं, लेकिन जीत हार को बनाने और बिगाड़ने की परिस्थितियों के बीच में इस वक्त खड़ी हुई जरूर है। यानी अपने भविष्य की राजनीति में उसके अपने राजनीतिक पांव यूपी में तभी बने रहेंगे जब अखिलेश यादव कमजोर हो जाएं। यानी समाजवादी पार्टी जो 5 सीटों पर इससे पहले चुनाव जीती थी, और अब जहां पर 10 सीटों में से जो 9 में चुनाव हो रहा है उसमें से वो कम से कम 4 सीट भी ना जीत पाए, उससे कम पर आए, तो वहां पर वो कमजोर दिखाई देगी। और वजह एक ही होगी, वजह बीजेपी नहीं होगी। बीजेपी से तो आमने सामने का सीधा मुकाबला है। वहां पर बीएसपी यानी मायावती की राजनीतिक मजबूती या राजनीतिक कमजोरी यह तय होने लगेगी। और इसका असल परीक्षण गाजियाबाद में भी है। गाजियाबाद में इससे पहले के चुनाव या खैर को भी याद कीजिएगा तो वहां पर बीएसपी नंबर 2 पर रही। इस बार गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने जाटव को उतार दिया। जाटव वोट बैंक मायावती मानकर चलती है कि उनके साथ है, तो वह जाटव को नहीं उतार के दूसरी जाति को देती है वोट, या मुसलमान को देती है वोट। यह नजरिया भारत की राजनीति में जाति की परंपरा को और जातीय समीकरण की राजनीति की असल प्रयोगशाला इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश से तय होनी है, जिसका बड़ा व्यापक असर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। और खुद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की अपनी नेता के कद को लेकर भी असर पड़ेगा, इससे भी कोई इनकार कर नहीं सकता है। क्योंकि इन सब के बीच अगर एक बात और परखिए, बीएसपी ने जो टिकटों में दिया उसने 4 ओबीसी को उतारा है, 1 दलित को उतारा है, 2 ब्राह्मण को उतारा है, 2 मुस्लिम को उतारा है। यहां पर बीएसपी भी अपने तौर पर 4 ओबीसी को टिकट दे रही है, 4 ओबीसी को टिकट बीजेपी भी दे रही है, और 3 ओबीसी को टिकट समाजवादी पार्टी दे रही है। 4 मुस्लिमों को टिकट समाजवादी पार्टी दे रही है, 2 मुस्लिमों को टिकट बीएसपी दे रही है। इससे पहले गलती हुई कि 4 हमने जिक्र कर दिया। लेकिन बहरहाल इस पूरी राजनीति के भीतर जो अपने तौर पर अगड़ी जाती है उसमें 3 लोगों को टिकट बीजेपी ने दिया है, पिछड़ों को 4 को दिया है और बाकी दलित को दिया है। यह मैसेज दरअसल इस परिस्थिति की दिशा में ले जाता है कि 2024 के चुनाव में जो वोट परसेंटेज पड़ रहे थे उसमें अपर कास्ट के वोट जो थे वह बीजेपी के हक में गए लगभग 80%। 16% इंडिया गठबंधन के पास थे। यानी अपर कास्ट को लेकर कोई बेचैनी बिल्कुल नहीं है बीजेपी के भीतर। सवाल यह है कि बाकी वोट जैसे कुर्मी और कोयरी 61% वोट मिले, जो कि उससे पहले के चुनाव में 80% मिले थे। यानी 19% वोट बीजेपी के क्यों कम हो गए, तो उसे जरूरत पड़ी कि इस बार जातीय समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग के आसरे परीक्षण करना होगा। जो गैर जाटव ओबीसी है उसके वोट भी 13% कम हो गए बीजेपी के। इस बार 59% पड़े, 59%, जो कि पिछली बार 72% थे। और इसी तरीके से गैर जाटव माइनस कर दीजिए और बाकी दलित वोट बैंक जो था वो बीजेपी को बहुत कम 29% पड़ा, 29%, जो कि उससे पहले के चुनाव में जो पड़ा था वो तकरीबन 48% था।
यह मैसेज बहुत साफ है कि अब जातीय समीकरणों की राजनीति के इर्द गिर्द बीजेपी खड़ी है। और बीजेपी ने एक परीक्षण इस दौर में और भी किया है। जहां जहां जातियों का प्रभाव है और वो जाति से निकले हुए क्षत्रप अगर उस राज्य में सत्ता में आ सकते हैं तो बाकी जातियां उससे हटकर खड़ी हो जाती है, जिसका नायाब प्रयोग हरियाणा में जाट वर्सेस ऑल में नजर आया और जाट को छोड़कर बाकी ऑल के साथ बीजेपी खड़ी हो गई। और यहां यह भी समझना होगा कि दरअसल हरियाणा के भीतर यादवों की मौजूदगी भी है। वो यादव भी बीजेपी के साथ गए। वो यादव समाजवादी पार्टी के कहने पर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गए या आरजेडी साथ में इंडिया इसलिए वो नहीं गए। और यही परिस्थिति राजस्थान के भीतर भी हुई। यानी जहां पर यादव का वर्चस्व है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार है, उनके नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वहां तो यादव ठीक है। लेकिन यादव माइनस ओबीसी उन जातियों को अपने साथ लेने की परिस्थितियों में पहली बार बीजेपी राजनीतिक प्रयोग खुलकर उत्तर प्रदेश के इन 9 सीटों पर कर रही है। यानी 2 मैसेज इस दौर में निकल कर आ रहा है जो बीजेपी की अपनी भविष्य की राजनीति को साधेगा। पहला मैसेज तो यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ जिस बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ निकल कर आए और इस नारे के जरिए वो मैसेज देना चाहते थे कि हिंदू समाज एकजुट रहे, जातियों में ना बटे। उन्हीं योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रयोग सीटों को लेकर जातीय समीकरणों के आश्रय किया, जिससे जातियां अगर बटेंगी तो वह जीत सकते हैं। इन 2 मैसेज के बीच योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। इसके ठीक समानांतर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुले तौर पर पीडीए के आश्रय उस राजनीति को साधना चाहते हैं। अगर यह जुड़ा रह गया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का वोट अगर जुड़ जाता है तो फिर सामने की कोई ताकत अखिलेश यादव को हरा नहीं सकती है। यानी समाजवादी पार्टी को फिर कहीं भी हार मिलेगी नहीं। यह मैसेज इतना बड़ा है कि उसका बंटने की जरूरत बीजेपी को है। यानी पीडीए बंट जाए तो बीजेपी को फायदा और जातियां जुड़ जाए तो बीजेपी को फायदा। लेकिन पीडीए को बांटा जाए इसका प्रयास योगी आदित्यनाथ, जातियां ना बटे इसका प्रयास नारों के जरिए योगी आदित्यनाथ का। यानी भारत की राजनीति में जब बात खुलकर खुद पर आई तो योगी आदित्यनाथ भी समझ गए दरअसल इस सियासत को साधना उनके लिए बेहद मुश्किल काम है। तब जब विकास का कोई हवा, इस देश को विकसित बनाने की कोई सोच और इकोनॉमी का जिक्र जो बार बार अपने तौर पर नरेंद्र मोदी करते रहे और उसका लाभ लोकसभा चुनाव में जब नहीं हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश में यह राजनीतिक प्रयोग नहीं चलेगा। इसको खुले तौर पर बीजेपी ने माना, संघ ने माना और उन्होंने खुले तौर पर इस बात को कहा कि जिससे आप टकरा रहे हैं उसकी मजबूती और कमजोरी को आप समझ लीजिए। राजनीति का यह पाठ बिल्कुल नायाब है और इस पाठ का दूसरा हिस्सा तो दरअसल उस इंडिया गठबंधन से जुड़ता है जिस इंडिया गठबंधन के दायरे तले जातियों का जिक्र इसलिए था कि वो हाशिए पर है और उनको मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि आर्थिक तौर पर कॉरपोरेट और बड़े लोगों के हिस्से में सरकार सब कुछ दे रही थी। लेकिन ये दोनों बातें उत्तर प्रदेश में मौजूदा 9 विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में फेल हो गई। इसीलिए वहां मौजूदगी राहुल गांधी की क्यों होगी या कांग्रेस किन बातों का जिक्र करेगी? वहां पर जाहिर है वो कुछ भी जिक्र नहीं कर सकती है। और यह समझिए कि एक मिल्कीपुर अगर आप छोड़ देते हैं जहां पर चुनाव आयोग बाद में कराएंगे तो करहल, सिसमाऊ, कटेरी और कुंदरकी, इन 4 जगहों पर समाजवादी पार्टी इससे पहले जीती थी। और समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवारों को खड़ा किया है उसमें फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी जो पूर्व एमएलए हैं, कुंदरकी में पूर्व एमएलए मोहम्मद रिजवान है, मीरापुर में संबुल राणा है, गाजियाबाद में चारुक कैन है, जाटव हैं जो कि अपने तौर पर, और खैर का हम इसलिए भी ज्यादा जिक्र करना चाहते थे यहां पर क्योंकि खैर एक ऐसी जगह है जहां तकरीबन 1.25 लाख जाट है, 90,000 ब्राह्मण हैं, 50,000 वहां पर दलित हैं, 40,000 मुस्लिम हैं, 25,000 वैश्य हैं। और यहां पर दूसरे नंबर की लड़ाई में कौन होगा? इसी तरीके से गाजियाबाद में दूसरे नंबर की लड़ाई में कौन होगा? यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो छत्रपों की सत्ता समाजवादी पार्टी और बीएसपी से निकल कर आई, ये दोनों जहां जहां बीजेपी मजबूत है या जीतेगी वहां पर ये दोनों अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि नंबर 2 पे कौन रहेगा, उसी से उनका भविष्य तय होगा। यह भी राजनीतिक प्रयोग एक जबरदस्त है कि जो मायावती सत्ता में आने की लिए जानी जाती थी वो सत्ता बिगाड़ने और बढ़ाने की स्थिति में इस 9 विधानसभा चुनाव के भीतर उनकी मौजूदगी नजर आ रही है।
जिस जातीय समीकरण के दायरे से बीजेपी दूर रहती थी, वो जातीय समीकरण के आश्रय चल रही है। और इस पूरी प्रक्रिया में जब उसे समझ में आ गया कि जाति वाला हिस्सा इंडिया ले उड़ा है और राहुल गांधी जिस तर्ज पर बढ़ गए हैं, उसमें पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दिया गया और जाति समीकरण के आश्रय राजनीति साधने की कोशिश भी की गई। 3 सवाल आखिर के जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह 9 विधानसभा के चुनाव तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ 2027 का चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। उनकी जीत और हार तय करेगी कि उनके पीछे जो दांव आरएसएस ने लगाया हुआ है वो मोदी के विकल्प के तौर पर है या मोदी के समानांतर उन्हें खड़ा करने की सोच है, वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इसका फैसला होगा। बीजेपी के भीतर उठते हुए सवालों में जो बड़ा पुराना कैडर जो कट्टर हिंदुत्व या उग्र हिंदुत्व के आश्रय हिंदू मुस्लिम के रास्ते चलना चाहता है, उसमें योगी आदित्यनाथ उनके लिए नायक हैं, तो उनका भविष्य भी तय होगा कि दरअसल ये नायक के तौर पर चुनाव जिता पाएंगे तो ही तो तय होगा। ये परिस्थिति है। और जिस रास्ते योगी आदित्यनाथ चले हैं उससे दूसरा सवाल निकल कर आया, जिस पीडीए को बनाया गया अखिलेश यादव के जरिए, तो अखिलेश यादव की अपनी राजनीति पीडीए का असल परीक्षण इसी चुनाव में हो जाएगा। यानी 2027 तक वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह फैसला अभी हो जाएगा। और इस चुनाव में जीत और हार यह भी तय करेगी कि जो लोकसभा की 37 सीटें उन्होंने जीती, उसमें कितना बड़ा योगदान राहुल गांधी या कांग्रेस का था और उस राजनीतिक जमीन का था जिसमें यादवों को वोट देने के लिए दलित भी निकल कर आ गया, जो इससे पहले निकलता नहीं था। और तमाम जातीय समीकरण टूटते चले गए। अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ एक मुश्त आकर खड़ा हो गया, दलित समुदाय मूव कर गया, अपर कास्ट के भीतर भी बड़ी तबके ब्राह्मण भी एक लिहाज से मूव कर गए। यह सवाल था लोकसभा चुनाव का, उसका परीक्षण भी इसी जगह हो जाएगा। और तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के चुनाव से बाहर हैं, वो आने वाले वक्त में इस जीत हार में अपनी जीत हार कैसे देखेंगे, नजरें हर किसी की इस पर भी टिकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।